कौन से पाठ का नाम है? विकिरण एवं द्वैरव्य की द्वैत प्रकृति, ठीक ना। तो विकिरण तो हम लोग समझे थे कैसे होता है, देखो सूरज के जो किरण आ रहा है उसे कैसे कहते हैं? विकिरण, है ना। ऊष्मा के संचरण हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े थे, तो पता चला था कि ऊष्मा के संचरण 3 किम से, एगो काची ताप, एगो विकिरण, एगो संवहन के माध्यम से, ठीक ना। तो यहाँ पर विकिरण के माध्यम से पढ़ना। और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्वैत माने की दूरी किम के, द्वैत माने की, है ना। जैसे कि हमने सब प्रकाश के बारे में पढ़े ना, तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के रंगों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण। कौन कौन रंग है? बैजानिया पिनाला हिंदी में, इंग्लिश में कोची विवजियोर, है ना। जेकरा में सबके फुल फॉर्म कहला पड़ा था बैगनी, जा से जामुनी, है ना, नी से नीला, पी से पीला, ना से नारंगी, है ना, ना पी ना ला, ला से लाल, ठीक ना। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, जो कि विकिरण के रूप में प्रकाश और ऊष्मा का काची करता है, संचरण करता है। कौची के रूप में? विकिरण के रूप में, ठीक ना। तो देखो प्रकाश के हम लोग पढ़े थे, ऑप्टिक्स में पढ़े थे, एवं न्यूटन के कणिका सिद्धांत, और एगो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत, ठीक। यानी कि प्रकाश तरंग भी है और प्रकाश कण भी है ना। यानी दो गुण रख ला, इसलिए इसको कौची कहते हैं? द्वैत प्रकृति। प्रकाश के प्रकृति में 2 माने गए, पहला कण के रूप में, है ना, और दूसरा का तरंग रूप में, इसलिए इसे कोची कहते हैं? द्वैत प्रकृति वाला। कौन प्रकृति वाला? द्वैत, है ना। द्वैत प्रकृति का उदाहरण है तो कोची प्रकाश, है ना। अच्छा, एक बाद आता है हम लोग का सबसे पहले पढ़ना इलेक्ट्रॉन का आविष्कार। किसका आविष्कार? है ना। तो देखो इलेक्ट्रॉन के आविष्कार में, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में कहते हैं कि सामान्य दाब पर सभी गैस को विद्युत के कुचालक होते हैं। गैस को जो होता है विद्युत के, परंतु जब हवा में 1 सेंटीमीटर के दूर पर 2 इलेक्ट्रोड रख दिया जाए, 20 किलोवाट की विभवांतर लगाया जाए, तो चिंगारियां के रूप में विसर्जन हो लगता है। कुछ रूप में विसर्जन हो लगता है, जैसे कि तुमने सब बुक में अपना देख रहे हो, चित्र दिखाई दे रहा है ना। अर्थात विद्युत का प्रवाह होने लगता है, चिंगारी देने लगता है तो कुछ प्रवाह होने लगता है, विद्युत का प्रवाह। विद्युत विसर्जन की क्रिया में गैसों का आयनीकरण होता है, गैस से कुछ होता है आयनीकरण, है ना। यानी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा से निकल जाते हैं और परमाणु धन आयन और इलेक्ट्रॉन के रूप में कैसे होते हैं? विभाजित, जो कि विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशाओं में गतिशील होते हैं, यानी कि धन वाला ऋण की तरफ और ऋण वाला धन की तरफ कुछ लगते हैं, जान लगते हैं, है ना। गतिशील इलेक्ट्रॉन गैस के उदासीन अणुओं में टकराकर आयनीकरण करते रहते हैं, जिससे विसर्जन की क्रिया लगातार होती रहती है। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसने बताया था? तो जे थॉमसन, और कौन? क्रक्स, और कौन? रोंजन, है ना। ये बताते हैं तीनों कोई वैज्ञानिक अच्छी कि जब गैस के दाब 10 पास्कल हो और नली की कांच चमकने लगता है, तो चमक के रंग नली की कांच की रचना पर निर्भर करता है, और चमक के कारण कैथोड से लंब के रूप में निकलने वाली एक प्रकार की अदृश्य किरणें होती है, और इन किरणों को कैथोड किरणें कहा जाता है। यह किरणें कैसे होता है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, अर्थात ही कहते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन किरणें? कैथोड किरणें, है ना। और यह द्रुतगामी इलेक्ट्रॉन नली की दीवार से टकरा करके प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है। प्रतिदीप्त माने कि चमक उत्पन्न करता है ना। अर्थात अगर पूछा जाए कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के खोज में सफलता किसने पाया, तो जे थॉमसन ने। कब पाया? तो 1897 में। थॉमसन ने इन कणों का नाम कैसे रखा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो है पदार्थ के मूल कण में से एक है। पदार्थ के मूल कण कितने हैं? कोई भी तत्व के मूल कण 3 गो है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार कैसन कण है? मूल कण, ठीक ना। अच्छा, इसका खोज किसने किया? जे थॉमसन। कब? 1897, ठीक ना। इसके बाद आता है कि मिल्टन का प्रयोग, कि अब इसका पर आवेश कितना रहता है, किस पर? तो इलेक्ट्रॉन पर, है ना। तो वैज्ञानिक मिल्टन ने प्रयोग करके सिद्ध कर दिया कि विद्युत का सबसे न्यूनतम भाग जो स्वतंत्र रूप में मिल सकता है वह इलेक्ट्रॉन ही है, और उस पर आवेश कितना होता है? तो निगेटिव होता है, निगेटिव माने कि माइनस में, है ना। और कितना? तो -1.6 गुने कितना? 10 के पावर -19 कूलाम, -19, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, कैसे का द्रव्यमान आए कहता है कि इसका द्रव्यमान। दशहरा बढ़िया से घूमना, ठीक ना। अगला वर्ष कोई शिकायत भगिनवा? अच्छा, देखिए कैसे का होता है, भार कितना होता है? तो 9.1 याद रखेंगे, उतना नहीं याद रखेंगे, लेकिन 9.1 गुना 10 के ऊपर -31 किलोग्राम। और आवेश कितना? तो -1 और प्रोटॉन पर क्या कहता? प्लस, है ना। और इलेक्ट्रॉन पर था, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, है ना। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील होता है तो उसका गति जो प्राप्त होता है, जिसका मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने कि EV बराबर 1/2 MeV², ठीक ना। अब इसके बाद वाला टॉपिक आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन।
किसका उत्सर्जन? इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना। उत्सर्जन माने के बाहर निकलना, इमिशन, ठीक। धातु में कुछ इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर अनियमित रूप से घूमे रहते हैं, जैसे कि हम लोग पढ़े कि परमाणु के बीच में नाभिक, नाभिक के किनारे किनारे कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है ना, अपने कक्षा में कची करता है। उसी तरह से धातु के भीतर अनियमित रूप से कची करते हैं, कक्षा में घूमते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन अपनी परमाणुओं से अलग रहते हैं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन अथवा चालक इलेक्ट्रॉन इसे कहा जाता है। जब घूमित रहते हैं तो इसे कची कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन या तो फिर चालक इलेक्ट्रॉन। और मुक्त इलेक्ट्रॉन के समूह को इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है ना। और ये धातु के आकर्षण बल के कारण कैसे होते हैं, उसके सतह से बाहर नहीं जा पाते। क्या कारण है कि इलेक्ट्रॉन इसको से बाहर नहीं जा पा रहा, हाथ पर जो आवेश है सो बाहर नहीं जा रहा, लेकिन जब घर्षण करते हैं तो इसको से आवेश इसको में चल जाता है और इसको से आवेश इसको में समावेशित हो जाता है। अन्यथा ओकर आवेश उसी के धातु के परमाणु के, है ना, मूल गुण आकर्षण होने के कारण उसमें कैसे रहता है, चिपके हुए रहता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए उसे एक निश्चित मान की और ऊर्जा देनी होती है। कैसे देनी होती है? जेकरा हमने आयनन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। कि जब उस जैसे कि मान लो कि है ना, कोई भी चीज को गर्म करते हैं तो कब पिघलना शुरू करता है, तो एक निश्चित ताप होता है ना। कोई भी चीज को जब गर्म करते हैं तो भाप कब बनता है, तो उसके लिए एक निश्चित ताप होता है, ठीक है ना, जो कि क्वथनांक और द्रवनांक के नाम से जाना जाता है। किसी धातु के लिए आवश्यक ऊर्जा जिसके कार्यफलन कहलाता है, ठीक है ना। जब धातु को उसको में से इलेक्ट्रॉन निकाले और उतना ऊर्जा का मान को कुछ कहते हैं, कार्यफलन। और इसे फाई नोट से दर्शाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, है ना। विभिन्न धातुओं के लिए फाई नोट का मान कैसे होता है, अलग अलग, सबके मान इसका कैसे होगा, अलग अलग, ठीक है ना। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पे लिया गया है, कैसे उदाहरण है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है तब इलेक्ट्रॉन द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश प्राप्त होगा, तो आवेश गुना 1 वोल्ट, तो एक आवेश का मान कितना, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस, और गुना 1 वोल्ट, तो 1 से गुना करेंगे तो उतना है कि उतना ही, यानी कि 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 जूल ऊर्जा प्राप्त होता है ना। किसको निकालने में, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में। बाकी सब के अलग अलग मान दे ले। देखो इसको में से पूछेगा सबसे पहले कि किसका ज्यादा होता है किसका कम। तो देखो सीजियम के कितना होता है कार्यफलन मान, 2.14, जो कि सबसे कम है ना। और उसके बाद फिर कच्चे है पोटेशियम के 2.30, सोडियम के 2.75 और लिथियम के, है ना। तो देखो इसको पूरा आंकड़ा तो नहीं ध्यान में रखा जा सकता, लेकिन एक बार ध्यान में रखना, लेकिन कम और ज्यादा वाला का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा प्लेटिनम के लिए सबसे लास्ट में दिया है 5.65 और सबसे कम सीजियम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, और सबसे ज्यादा हाँ, तो कार्यफलन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे कि देखो सीजियम के लिए कार्यफलन का मान न्यूनतम होता है, जबकि प्लेटिनम के लिए इसका मान कैसे होता है, अधिकतम होता है, ठीक। आगे कहता है कचे कि किसी धातु के पृष्ठ से उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा निम्नलिखित विधि से प्रदान किया जाता है। आखिरकार उससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पकड़ कर निकालेंगे, संभव नहीं है ना। अच्छा, तो पहला है कौन सी विधि, तापयानिक उत्सर्जन। कौन विधि, तापयानिक, ठीक ना, यानी थर्मोसेनिक। क्या चीज को कहते हैं, धातु को अत्यधिक गर्म करते हैं तो उसको में से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है सो बाहर निकल जाता है, और यह धातु के पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है ना। इसका खोज सबसे पहले कौन वैज्ञानिक किए थे, तो एडिसन ने, है ना। इसलिए इसके प्रभाव को कैसे कहते हैं, एडिसन का प्रभाव कहते हैं। अब समझो कि एडिसन का प्रभाव पूछा है, एडिसन का प्रभाव क्या है ना। तो जब किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया में जब धातु को गर्म किया जाता है जिससे उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो यह प्रक्रिया को कैसे कहते हैं, उस ताप नियंत्रण उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन, चाहे तो फिर एडिशन का प्रभाव करते हैं, ठीक ना। आगे कहता है कि क्षेत्र उत्सर्जन क्या है, ठीक। तो किसी धातु से शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के रूप में इलेक्ट्रॉन खींच ले जाते हैं, जैसा कि एक स्पार्क प्लग में किया जाता है ना। चिंगारी वाला प्लग का ज्यादा उत्सर्जन होगा तो इलेक्ट्रॉन वगैरह से कहाँ चलेगा, बाहर चलेगा, है ना। इसके विधि द्वारा भी कैसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तीसरा विधि कौन है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन द्वारा। किसके द्वारा, है ना, फोटोप्लेटनिक। जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पर पड़ता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगता है और इसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना। हालांकि इसे फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब सोलर प्लेट पर से, है ना, चाहे तो फोटोन कण का होता है कि प्रकाश जब किसी धातु पड़ता है तो धातु के इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे बाहर निकालना पड़ता है। हालांकि आगे हम लोग इसको और ज्यादा एक्सप्लेन है पढ़ना है। देखो किसी धातु पर एक बाद का कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यानी कहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, ठीक ना। इसको बारे में हम लोग काचे लिखेंगे। ये सबसे पहले 1887 में हटर्ज नामक वैज्ञानिक ने, है ना, काचे देखें कि जब विद्युत विसर्जन की नली में कैथोड पर परावैंगनी किरण डाली जाती है तो विद्युत विसर्जन आसानी से हो जाता है। कौन किरण, परावैंगनी। परावैंगनी किरण कहने का मतलब है काचे, है ना, कि उसको में
रेडिएशन हो, ठीक ना। अच्छा, 1888 में हालवास नामक वैज्ञानिक ने इसी हठात प्रयोग को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है कि बल्ब बी के अंदर जास्ते के जब दो प्लेट लगाते हैं पी और क्यू, तो उसके सुचालक तारों द्वारा एक बैटरी के जोड़ देते हैं एमीटर से, तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। कैसे उत्पन्न होता है ना, कैसे उत्पन्न होता है देखो, कहता है कि पी धन प्लेट पर और क्यू ऋण प्लेट पर, जबकि ऋण प्लेट क्यू पर से परावैंगनी किरण डाल जाती है तो एमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। एमीटर यानी कि धारा नापना, यानी कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है ना। वो कैसे से हो रहा है, प्रकाश से, है ना। जैसे कि हम लोग पहला एगो पढ़े थे सोलर प्लेट के बारे में कि प्रकाश ऊर्जा कोची में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा वही ना सोलर एनर्जी है जो प्रकाश को कोची में बदल दे, विद्युत में, है ना। परंतु जैसे ही प्लेट पर परावैंगनी किरण डालना बंद कर दिया तो एमीटर का विक्षेप भी कुछ हो गया, शून्य हो गया। यानी कि है ना, परावैंगनी किरण में काची है, ऊर्जा है, जैसे कि यहाँ पर चित्र के द्वारा बताया गया है। ठीक, देखो काची है कि 1898 में जे थॉमसन भी यह प्रयोग को सिद्ध किया कि धातु के पृष्ठ पर, है ना, प्रकाश के आपतन से ऋण आवेशित कण उत्सर्जित होते हैं। कौन कण निकलते हैं, जब कोई धातु के सतह पर परावैंगनी किरण डालते हैं तो कौन आवेश निकलता है, ऋण आवेश, है ना। और जिनका विशिष्ट आवेश अर्थात आवेश का द्रव्यमान लगभग 1.76 × 10⁻11 कूलम किलोग्राम प्रति होता है ना। जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिया गया है कच्ची अल्ट्रावाइट यूवी किरणें हैं। ठीक, यूवी किरणें जब डाला गया क्यू कैथोड पर तो यहाँ पर से कच्चे निकला तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ठीक ना, और ये मीटर में विक्षोभ बताने लगता। फिर इसको प्रयोग को लेनार्ड भी बताएं कि कैथोड किरणें कच्चे हो सकता है, परावैंगनी किरण डालने पर कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं और एनोड प्लेट द्वारा आकर्षित होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एनोड द्वारा माने कि प्लस द्वारा कैसे होता है, आकर्षित। तो हम लोग जानते हैं कि ऋण आवेश प्लस की तरफ आकर्षित होता है और धन आवेश माइनस की तरफ, ठीक ना। एनोड प्लेट पर इन किरणों को डालने से एनोड प्लेट निकलने इलेक्ट्रॉन कैथोड तक नहीं जा पाते हैं क्योंकि यह ऋण आवेशित करने, क्योंकि प्लस वाला है लेकिन पूर्णतः ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक ना। अतः परिपथ पूरा नहीं हो पाता, लेकिन इतना पता चलता है कि परावैंगनी किरण डालने पर इलेक्ट्रॉन धातु के सतह से कैसे होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, ठीक ना। एक बाद आता है कच्चे कि धातु पृष्ठ से जब प्रकाश को आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की घटना जब होता है तो उसे कच्चे कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। मैंने संक्षेप में बोले कि धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन होता है यही घटना को कच्चे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक ना। चाहे तो इसको अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश को धातु की सतह पर डाला जाता है तो उसमें उपस्थित परावैंगनी किरणें, है ना, धातु के इलेक्ट्रॉन को कच्चे करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और यह घटना को कच्चे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाता है और इनके प्रवाह को उत्पन्न द्वारा प्रकाश विद्युत धारा कहलाता है। इसके द्वारा दो धारा बनता है उसे कच्चे कहते हैं, तो प्रकाश विद्युत, ठीक ना। अब एक नियम आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ठीक। तो पहला नियम कच्चे है, पहला नियम है कि किसी धातु पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन दर की आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। धातु पर कितना इलेक्ट्रॉन निकला वो कैसे होता है, प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती, जितना प्रकाश डालेगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरा, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्व गतिज ऊर्जा या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, है ना। मतलब कि आपतित प्रकाश कितना तेजी से आ रहा है इसको पर निर्भर नहीं करता, बल्कि निर्भर इस पर करता है कि इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से निकल रहा है ना। इसके बाद तीसरा नियम का है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। आवृत्ति माने कितना, है ना, माध्यम से इलेक्ट्रॉन को ऊपर नीचे निकाल रहा है। जैसे कि हम लोग ऐसे एक रूप में जानते हैं आवृत्ति होने का 1 सेकंड में जितना बारी कंपन करे उसको आवृत्ति कहते हैं, ठीक ना। और कहता है फोटो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति धातु विशेष के लिए एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से अधिक होना चाहिए, माने कि कम से कम जितना होता है उससे थोड़ा सा अधिक होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन उपक्रम से बाहर निकल सके। जैसे कि हम सब साइकिल चलाते हैं या तो कोई गाड़ी चलाता है उसके लिए कम से कम न्यूनतम वेग होना चाहिए, ना था वो चलेगा नहीं, चलेगा लेकिन उतना बैलेंस नहीं हो पाएगा, कुछ हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक ना। ये चौथा नियम था। पांचवा नियम क्या था कि धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने के कारण समय में बीच में थोड़ा सा क्या होता है, कमी होता है। कितना समय के निर्धारित रहता है, तो 10⁻⁻8 से, है ना। अगर एक से कम रहेगा समय तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले, कम से कम इतना के गैप होना चाहिए। जैसे तुमने झूला की गति में देखा होगा कि एक बार इधर गया तो आने में फिर यहाँ पर तो कुछ समय लगता है, से अगर कम समय लगा लेकिन मतलब वो पूरा गति नहीं कर पाएगा, है ना। चाहे कोई भी पैडल हो साइकिल को वही पूर्ण घन करने में एगो के आधा चक्र होता है तो दूसरा का भी आधा चक्रण होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। उसी प्रकार से तो ये होता है काची 5 एकड़ काची है विद्युत प्रभाव नियम के विद्युत प्रकाश के नियम है, ठीक ना। और एक बाद आता है काची विकिरण के क्वांटम सिद्धांत। कौन सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत के कर विकिरण के, ठीक। तो सबसे पहले एक प्रयोग किसने किया था, तो मैक्स प्लांक ने। किसने किया था, कब किया था, 1890 1990 उसमें है 1990
हम टाइपिंग है ना 1990 कर देना, ठीक है। किताब में से लेकर भारतीय वंश नोट्स है। अच्छा, और कभी कैसे ना लास्ट में जुड़ा होगा था देखो। सर्वप्रथम मैक्स प्लैंक ने विकिरण के उत्सर्जन और अवशोषण से गमन की व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और इसके अनुसार होता है क्या, जितना यहाँ पर इसे लिखेंगे मेन टॉपिक, ठीक है ना, कि किसी निकाय से विकिरण ऊर्जा या दो निकाय के बीच ऊर्जा का विनिमय संतत रूप से नहीं होता है तथा उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा सभी संभव मान नहीं होते, बल्कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्वांटमीकरण होता है। मतलब कि जितना ऊर्जा निकलता है उस सब का उपयोग नहीं पाता, जितना उपयोग हो पाता उतना वो निकल नहीं पाता। ये एक प्रकार की कुछ होता है क्वांटमीकरण, है ना। अर्थात क्या होता है कि किसी निकाय से उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा का एक निश्चित मान होता है और वह पूर्णांक गुणज होता है। क्वांटम के नियम में यही पढ़ते हैं, है ना, कि आवेश का मान हमेशा का होता है पूर्णांक गुणज होता है, जहाँ एन बराबर का होता है प्लस माइनस एन, है ना। यहाँ एन बराबर का होता है तो प्लस 1 प्लस 2 से करके, है ना। माने कि यहाँ पर पूर्ण रूप से पूर्णांक गुणज होता है। पूर्णांक के माने कि पूर्ण गुणज होता है, पूर्णांक नहीं होता, आधा चाहे तो 1.5 वो नहीं होता है ना। एक अलावा और का कहता है कि उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा के जिस न्यूनतम मान के पूर्णांक गुणांक होती है उसे ऊर्जा क्वांटम कहा जाता है। यानी जितना ऊर्जा का मान निकला उसे कैसे कहते हैं, ऊर्जा क्वांटम कहते हैं, ठीक है ना। अब विकिरण ऊर्जा को क्वांटम को फोटॉन कहा जाता है। ये क्वांटम को कैसे कहते हैं, फोटोन। अतः क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण फोटोन के रूप में संचित चलता है, मान के प्रकाश की किरणें जो है सिकाची के रूप में चलता है, फोटोन के रूप में, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस के नाम से भी जानते थे, प्रकाश संश्लेषण जिसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। आया कहता है कि किसी फोटोन से संबंधित ऊर्जा का मान विकिरण की आवृत्ति भी के समानुपाती होता है, और जिस विकिरण का वह फोटोन है उसका वो कैसे होता है, ऊर्जा होता है। अर्थात ई समानुपाती भी, है ना, जहाँ समानुपाती हटाने के लिए E बराबर एच भी, और इसे हम लोग कुछ कहते हैं, यहाँ पर एच सौरतनिक नियतांक है जिसे प्लांक नियतांक कहते हैं, इसे प्लांक का नियम भी कहते हैं। E बराबर एच भी कैसे है, प्लांक का नियम, जहाँ प्लांक कैसा मात्रा कैसे होता है, जूल सेकंड होता है, कैसे होता है। और एच के मान भी पूछता है, इसलिए ध्यान रखना है 6.62 गुना 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकंड। और इसका बीमा कितना होता है, तो ml² t माइनस, है ना। ये किसका मान है, तो प्लांक स्थिरांक, है ना। एक बाद आता है अब E बराबर एच भी हो गया। अब हम लोग जाने E बराबर mc², जो कि आइंस्टीन के सबसे प्रसिद्ध कच्चे है नियम है, ठीक है ना। तो कच्चे क्वेश्चन कहता है कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण या तो फिर विद्युत प्रभाव को समझाइए, ठीक है ना। तो देखो 1905 में आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के प्रतिपादन नियम से, है ना, मान करके आगे कच्चे करते हैं, इसको व्याख्या करते हैं। किसको व्याख्या करते हैं, आइंस्टीन जी मैक्स प्लांक वाला सिद्धांत को, ठीक है ना। प्रकाश किरण पुंज फोटोन के रूप में बना होता है। कैसे कहते हैं कि प्रकाश किरण पुंज किस रूप में बना होता है, फोटोन, जो कि प्रकाश की तीव्रता प्रति सेकंड आपतित होती है। कैसे होता है, प्रति सेकंड से रूप में आपतित होता है ना। जब कोई फोटोन धातु पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा अंशतः धातु के भीतर जाती है और बाहर निकलने में खर्च होती है। कहने का मतलब है कि जब मान लो कि सतह जो है ना फोन का, जो कैसे है धातु है, तो जब इस पर प्रकाश जाएगा तो प्रकाश जाने क्रम में कुछ प्रकाश अंदर जाएगा और कुछ इसको कैसे जाएगा, बाहर वितरित हो जाएगा। लेकिन हमने प्रकाश के वन विक्षेपण घटना में पढ़े थे, कैसे करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व करता है और इन क्षेत्रों में कैसे करता है, फैलाता है, जैसे हम लोग प्रकीर्णन के रूप में जानते हैं। शेष भाग इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। अब फोटोन के कण के कारण ही सभी धातु के प्लेट बाहर नहीं निकल पाते। कुछ फोटोन टकरा के बाहर धातु के भीतर चल जाते हैं और कुछ जो है सब बाहर ही रह जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है, तो कार्य फलन आता है। तो कार्य फलन उसमें कितना होगा, तो जितना किसी धातु के पेज पर इलेक्ट्रॉन के मात्र बाहर निकालने में जितना ऊर्जा खर्च होती है उसे उसका कैसे कहते हैं, कार्य फलन। कार्य फलन के बारे में नहीं पढ़ा कि जब कोई धातु है और धातु के सतह से, है ना, जितना इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है ना, और इसको निकालने में जितना ऊर्जा का मान लगेगा वही उसको कैसे कहलाएगा, कार्य फलन। जिसे हम लोग कैसे दर्शाते थे, फाई नोट से, है ना, फाई नोट से दर्शाते थे। और इसमें सबसे ज्यादा मान किसका होता था, अभी जाने कि प्लेटिनम का सबसे कम मान किसका होता है, सीजीएम का, ठीक। अच्छा, यहाँ पे फाई नोट से दर्शाते हैं और यह भिन्न भिन्न होता है ना। इसलिए ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार से नियम बनाए कि 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर hv माइनस फाई नोट, जहाँ एमी जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। इसे कैसे कहते हैं, प्रकाश का विद्युत समीकरण, ठीक है ना। अच्छा, और जब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के चाल शून्य होगी तब क्या होगा कि फाई नोट बराबर एच भी, है ना। और फोटोन की इसी न्यूनतम आवृत्ति को देहली ऊर्जा भी कहा जाता है, या तो फिर देहली को कैसे कहते हैं, थ्रेशोल्ड आवृत्ति, है ना। और इसी तरह से आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम का कैसे किया जा सकता है, व्याख्या किया जा सकता है। जेकरा पहला नियम कैसे कहता है कि यदि धातु पृष्ठ पर आपतित फोटोन की प्रवृत्ति भी थ्रेशोल्ड या तो फिर देहली आवृत्ति भी से कम हो तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा ऋणात्मक होती है।
अगर v का मान कम होगा तो उसमें फोटो इलेक्ट्रॉन की गति कैसे होगा, ऋणात्मक। दूसरा कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा आपतित फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। माने v पर निर्भर करेगा तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तीसरा नियम का है कि प्रकाश विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात प्रति सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कच्चे पर निर्भर करता है, फोटोन की संख्या पर निर्भर करता है कि कितना फोटोन की संख्या आ रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित यानी कि निकल रहा है। चौथा नियम कि आइंस्टीन के अनुसार कि किसी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तब होता है जब वो फोटोन का कण ज्यों का त्यों अवशोषित कर लेता है। माने कि जितना सूरज के प्रकाश से फोटोन आ रहा है उतना उत्सर्जित कर अवशोषित कर ले रहा है, उतना ही इसमें से धातु के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। काहे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार उसको बैलेंस भी करना बहुत जरूरी है ना। जितना इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में धातु में जाएगा उतना ही धातु के इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा। एक एक नियम है आइंस्टीन के, है ना। एक बाद यहाँ पर दिला है कुछ कुछ के थ्रेशोल्ड हो जा कि किसका कितना थ्रेशोल्ड हो जा रहेगा। जैसे कि सीजियम के कितना है 656 नैनोमीटर, है ना। अच्छा, तरंगदार्ज के रूप में तो ये सबसे ज्यादा है। और बाद फिर पोटेशियम के दिला और सबसे कम किसको दिले है ना। तो देहली तरंगदार्ज का मान याद रखना है कि सीजियम के सबसे ज्यादा है, लेकिन कार्य फलन में सीजियम के मान सबसे कम, है ना। और प्लेटिनम के सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर सीजियम के तरंगदार्ज मान सबसे अधिक और चांदी के सबसे कम, है ना। तो सबसे अधिक और सबसे कम इतना बीच से आंकड़ा नहीं पूछता हम लोग। ठीक, आगे आता है कुछ कि प्रकाश विद्युत सेल। कौन सेल, प्रकाश विद्युत सेल, है ना। तो प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, सौर सेल और प्रकाश विद्युत सेल बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए ध्यान रखना। प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश विद्युत सेल ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, है ना। माने प्रकाश ऊर्जा रहे विद्युत ऊर्जा में बदल दे, तब उसे कैसे कहेंगे, प्रकाश विद्युत। और सौर ऊर्जा का परिभाषा कैसे होता है, सौर सेल के जो सौर ऊर्जा को माने सूरज की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदल रहा है, यहाँ प्रकाश ऊर्जा को बदल रहा है। यानी कि इसको केवल प्रकाश से मतलब है, तो सूरज को हो, तारे को हो, आर्टिफिशियल हो, है ना, या तो फिर कुछ भी। यहाँ पर क्या प्रकार का होता है, यह सेल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, पहला है कुछ प्रकाश उत्सर्जक, दूसरा का प्रकाश वोल्टीय, तीसरा का प्रकाश चालक। तीनों का ध्यान रखना है, एगो उत्सर्जक है, एगो वोल्टीय है, एगो चालक। जब तीनों के एक जगह अध्ययन करेंगे तो तीनों के अंतर देख लेंगे। तो पहले भी बारी बारी से पढ़ते हैं। प्रकाश उत्सर्जक सेल, चित्र तो नहीं कभी से बुक में दिख रहा होगा, है ना। प्रकाश उत्सर्जक सेल क्या प्रकार का होता है, 2 प्रकार के, एगो निर्वात टाइप का प्रकाश उत्सर्जक सेल, एगो गैस भर, है ना। एगो में कुछ नहीं भर रहेगा, एगो कच्चे रहेगा, निर्वात गैस, एगो निर्वात एगो कच्ची गैस, है ना। तो पहले निर्वात के बारे में पढ़ते हैं। तो निर्वात कैसन होता है, तो देखो इसको बनावट से यहाँ पे लिखा हुआ है ना। यहाँ कांच या क्वार्टर्ज का एक बल्ब होता है, कुछ होता है कांच या क्वार्टर्ज का, जिसके भीतर एक अर्धबेलनाकार कैथोड होता है और निकल या प्लेटिनम का एनोड सीधे कुंडली के आकार का होता है। कुछ होता है निकल या प्लेटिनम का, है ना। ये बात एकदम ध्यान रखना, ये सब चीज में रहेगा। एगो कांच के बॉल रहेगा, ओकरा में कच्चे रहेगा, अर्ध बेलनाकार कैथोड रहेगा जो कि निकल या प्लेटिनम की, यही 2 चीज रहेगा। एकरा में पहले का में है ना, हल्का कच्चे वाला निर्वात वाला है, एकरा में निकल या प्लेटिनम है, और गैस वाला में दूसरा चीज हो जाएगा, है ना। यह एक सीधे कुंडली से बना होता है। कैथोड पर क्षारीय धातु का ऑक्साइड होता है, कुछ ऑक्साइड होता है ना, जो कि बल्ब पर उच्च कोटि का निर्वात रहता है। एकरा में माने कि कोई हवा हुआ नहीं रहता, है ना। और एक सुग्राही गैल्वेनोमीटर इसमें लगाया जाता है, अब बैटरी से जोड़ दिया जाता है। एक सुग्राही कुछ लगा दिया जाता है, देखो जैसे चित्र में देख रहा होगा जी लिखा होगा, माने गैल्वेनोमीटर, और फिर इसे सेल से कुछ कर देता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और एक बाद प्लेट भी होगा, सी जैसन कैथोड बनावल, ए माने के एनोड। जब कैथोड पर प्रकाश पड़ता है तो उसे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है ना। कैथोड पर माने कि प्लेटवा पर जैसी रोशनी पड़ेगा, तीर के निशान से बता रहा होगा कि प्रकाश जा रहा है ना। तो एक से कुछ निकलने लगता है, इसलिए फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने पड़ता है। और धन विभव स्थित एनोड पर आकर्षित होते हैं, और इस प्रकार से परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, जो कि गैल्वेनोमीटर में कुछ दर्शाता है, तो विक्षेप उत्पन्न करता है ना। और इसका उपयोग कुछ में करते हैं, तो दूरदर्शन में, कुछ में, और प्रकाश मापे में किया जाता है ना। और ये सब कहाँ रहता है, तो वायुमंडल के सैटेलाइट में रहता है। उसने सबके बताया कि दूरदर्शन, जैसे हमने सब टीवी पर देखते हैं दूरदर्शन, है ना, जो कि D2H से डायरेक्ट टू होम कर देता हमने के, है ना। कोई जरूरत नहीं है, तार की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट वहाँ एंटीना लगल है, और से रिसीव कर रहा है, रिसीवर भी लगल है ना। रिसीवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अंतिम वाला चैप्टर पढ़ा, जिसको संचार व्यवस्था कहा गया है ना। तो ये था कौन वाला, निर्वात वाला। आवरी कौन वाला आएगा, गैस वाला टाइप, है ना। तो चित्र दोनों के सेम रहेगा। इसमें क्या चाहिएगा, इस टाइप के प्रकाश के विद्युत सेल को धारा बहुत छोटी होती है। यदि बल्ब के अंदर निर्वात न रख करके उसमें कोई निष्क्रिय गैस भर जाए,
जैसे कि नियॉन या तो फिर आर्गन, है ना। तो फोटो इलेक्ट्रॉन से द्वितीयक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन की संख्या कई गुना बढ़ जाते हैं। उसको में नहीं था कोई गैस और इसको में निष्क्रिय गैस भर दे जाता है ना। और इस टाइप का उपयोग कोची में करते हैं, चलचित्र के में, है ना, माने कि फिल्म में, ध्वनि के अभिलेखन में, आवाज को लिखने में इसका उपयोग इस प्रकार के सेल को किया जाता है। यानी कि टीवी के उपकरण में, चाहे मोबाइल में ऐसा देखा होगा कि जो बातें बोली जा रही है उसे कैप्शन के रूप में लिखा जाता है ना। जो बातें बोलेगा तो उसके लिए कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक से रहेगा, तो प्रकाश पड़ता ना है ना। जैसे जैसे कि एलईडी स्क्रीन है तो उसको में लाइट होगा ऑन, है ना। तो उस प्रकाश जैसे पड़ता है तो इसी कॉन्स्टेंट को कुछ करता है, लिखने लगता है, ठीक है ना। अधिकांश जिसको हम लोग टेक्स्ट के रूप में कहते हैं या तो फिर कैप्शन बोलते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा का सेल कौन आता है, प्रकाश वोल्टेज। उसको में वही संरचना रहेगा लेकिन ओकरा में खाली कोचे भर रहेगा, निष्क्रिय गैस। कौन कौन गैस भरा सकता है, आर्गन और कोचे नियॉन, ठीक है ना। अगला है प्रकाश वोल्टेज सेल। प्रकाश वोल्टेज सेल किसे कहते हैं, तो निर्वात या गैस भरे प्रकाश विद्युत सेल में फोटो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए एनोड पर धनात्मक विभव आरोपित करने की आवश्यकता होती है। एकरा में कुछ डालते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, कुछ बढ़ाते हैं वोल्टेज, ठीक है ना। परंतु प्रकाश वोल्टेज सेल में किसी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, एकरा में कोई बैटरी को ट्रिक नहीं डालते हैं। अतः प्रकाश आपतित होने पर बिना बैटरी कहीं धारा हो जाती है। ओखरा में बैटरी जोड़ते थे, निर्वात वाला में या तो गैस वाला में बैटरी जोड़ते थे, लेकिन इसको में बैटरी नहीं जोड़ते, है ना। अर्थात ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश वोल्टेज सेल में तांबा की प्लेट होती है। अब बताओ निर्वात वाला में कोची का प्लेट था, निकेल अथवा प्लेटिनम के, लेकिन प्रकाश वोल्टेज में तांबा के। यही बात से देखना है सब्जेक्टिव सबके तीनों की अलग परिभाषा बनाता है। जिसकी एक सतह पर ऑक्सीकरण तथा क्यूप्रस ऑक्साइड के अर्धचालक पतले परत चढ़ाते हैं और इस परत पर चांदी या सोने का भी पारदर्शी फिल्म जड़ी होती है ना। जब चांदी पतली फिल्म पर प्रकाश पड़ता है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड से आपतित होकर के इलेक्ट्रॉन निकलकर चांदी की ओर चलने लगते हैं, जिसके कारण उसको विक्षोभ उत्पन्न होता है और धारा उत्पन्न होने लगता है, जिसे हम कोची कहते हैं, तो वोल्टेज सेल कहते हैं। और इसका उपयोग कोची में होता है, तो प्रकाश वोल्टेज सेल का उपयोग फोटोग्राफी को कम आने वाले प्रकाश मीटर में होता है ना। फोटोग्राफ में जब प्रकाश कम आए, धुंधला टाइप हो जाए, सांझ के टाइप हो जाए, रात के टाइप, तो उस समय में इसका एलईडी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। इस का उपयोग हम देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरा में भी। सीसीटीवी कैमरा में बल्ब लगा होता है ना। वो सेंस वही प्रकाश विद्युत सेल है ना, जो कि रात को नाइट विजन को क्लीन करेगा। जैसे कि रात में कौन चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो प्रकाश होना चाहिए, लेकिन सीसीटीवी के पहले कुछ नहीं, तो प्रकाश विद्युतीय सेल के सहायता से ही, है ना, रात को विजन कैसे करता है, साफा साफा मोड़े देख लेता है। बाकी फिर जूम आउट करते 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 नाक मुँह तक के देख लेते हैं। लेकिन चोरवन भी चला बिना मंकी कैप्स पहन ले थोड़ा ना जाएगा, है ना। आगे देखो, आगे का कहता है तीसरा का सेल आता है प्रकाश चालकीय सेल। कौन सेल, पहले का हो गया निर्वात वाला, उत्सर्जक वाला जिसे कहते हैं, फिर दूसरा का वोल्टेज वाला, तीसरा का कुछ है चालकीय वाला। प्रकाश चालकीय सेल धातुओं के इस गुण पर आधारित होते हैं कि प्रकाश आपतित होने पर उनके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन होता है प्रतिरोध में, ठीक है। और सेलेनियम जैसे अर्धचालक के गुण होते हैं और इस पर प्रकाश जब पड़ता है तो प्रतिरोध घट जाता है, जैसे कि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ने लगती है और सेलेनियम का प्रतिरोध इसके साथ बढ़ते जाता है और परिपथ में धारा हमेशा के लिए चलने लगता है, ठीक है ना। और इसका उपयोग केवल और केवल कैसे में किया जाता है, रिले चालक में, कैसे में, रिले चालक में, ठीक है ना। अब एक बाद आता है एक टॉपिक में का प्रकाश विद्युत सेल का उपयोग, ठीक है ना। तो देखो पहला इसको हम काचे करते हैं, प्रकाश विद्युत सेल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है सवाक चलचित्रों में, है ना, ध्वनि पुनरुत्पादन तथा चित्रों को दूर स्थान पर भेजने के लिए, है ना। माने कि कहीं कुछ और हो रहा है रिकॉर्ड, लेकिन लाइव प्रदर्शन, जैसे कि मान लो कि हम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास ले और तो लोग घर से देखो, तो इसको हम किसका उपयोग करेगा, प्रकाश विद्युत सेल का, जो कि आपके डिवाइस में भी है, मेरे डिवाइस में, कैमरा में भी है, फोन में भी है। DTH के माध्यम से हम एक सब काज करते हैं। और ये सेल दूरदर्शन में भी काम लाए जाते हैं। टीवी जो है ना फ्री डिश वाला, है ना, चाहे रिचार्ज वाला, उस समय भी किसका काम होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। और कच्चे तीसरा में सड़क पर लगी प्रकाश बत्तियां जो अपने से ऑन हो जाता है, अपने से ऑफ हो जाता है, उसको में किसका उपयोग किया जाता है, प्रकाश विद्युत सेल का। जैसे तूने सब देखा, तूने सब के वक्त में तो सूर्य ग्रहण बढ़िया नहीं लगा है। सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो पूरा कैसे हो जाता है, अंधेरा धरती पर, है ना। अंधेरा होगा तो जो गांव पंचायत में लगा रहता है सोलर वाला बैटरी क्या होला ना, ओकरा में रिले लगा रहता है, जैसे अंधेरा होगा अपने से लाइट जल जाएगा, है ना। लेकिन सब होर पेच करते तो ओकरे बिगाड़ देता है, अब बिगाड़ देता है एक बार तो फिर बैटरी कोई ही, सोलर कोई ही, खंभा कोई ही,
अब वो खाली ढलाइबा वाला खम्बा रहेगा, ओकरे पर जाके आदमी बैठ के ओकरे बात निकालेगा। तो देखे गाँव है हमनी के रे, सब चोरवन खा पी के जानी नहीं कि कोई कराई है कहता जानी था अल्लाह के सब कोई एक साथ होकर पर बोलो प्रदर्शन कर, लेकिन ना छोड़ दो, है ना। और एगो एक उपयोग कुछ होता है, तो इसका उपयोग रूप मापी में किया जाता है, जिसके द्वारा गोरे सांवले या काले चेहरा की तुलना की जाती है। जैसे कि तुमने सब नाम सुना है ना कि विश्व सुंदरी के कंपटीशन हुए थे, पुरुष के नाम है विश्व सुंदरा के नाम है, महिला लोग के कंपटीशन हुआ जरा में चेहरा के निखार देखल जाए कि चेहरा कितना निखार। तो बाहर से ना, बाहर से कोई कितनो चमकित रहते हो, चाहे कितनो व्हाइट रहते चाहे कितनो ब्लैक रहते, उस ना प्रकाश विद्युत सेल के सहायता से ओकर सामने देखेगा आदमी, एकर वैल्यू ओकरा में कितना पुट करता है, कितना ऑब्जर्व करता है, कितना यानी कि मेलानिन के मात्रा ऑब्जर्व करेगा, है ना। जेकरा में सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करेगा वही सबसे ज्यादा कुछ हो जाएगी, मार्क्स मिलेगा और वही विश्व सुंदरी बनेगा, है ना। ऐसा ना जरूरी कि हर समय अंग्रेजे ही के विश्व सुंदरी बनाए, उसमें सब तो ज्यादा व्हाइट रहे, अफ्रीका के ही बन रहे, अफ्रीका के जानते है ना। यानी कि शरीर के त्वचा में उपस्थित मेलानिन का मात्रा पर निर्भर करता है, जिसको हम कोची का उपयोग करते हैं रूप मापे में, ठीक ना। ये सब काची करता है तो सेंस करता है चेहरा पर से कितना चमक निकल रहा है, और ये प्राकृतिक रूप से जो रहेगा सेकंड से जब से ज्यादा। इन सेलों का उपयोग अंतरिक्ष में यात्रा करते समय सूरज से ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है ना। हवाई जहाज से किनारे वाला पोस्ट में लगा सकते हैं, चाहे तो खूब ग्रह पर ही, ताकि ऊर्जा लेकर के सैटेलाइट कच्ची करी रहे घूमते रहे, ठीक ना। और आसमान में जब ऊपर चल जाएंगे तो वहाँ तो हर समय सूरज उगल है, धरती पर ना लग रहा है कि 12 घंटा दिन 12 घंटा, वही ध्रुव पर चल जाएंगे तो 6 महीना के दिन और 6 महीना के। नॉर्वे चल जाएंगे तो महज 24 घंटा में से 4 घंटा के रात, 4 घंटा का 30 मिनट के 30 मिनट के रात, अब बाकी 23 घंटा कुछ मिनट तक रहेगा दिन काहे, है ना। जैसे कि मान लो फुटबॉल है, ठीक, फुटबॉल के एक पटे से लाइट जलाएंगे तो ये पटे वाला इंजोर लोकेगा, वो पटे वाला कच्चे होगा, लेकिन कोरिया तक तो जाएगा, वैसे घूमी थी तो कोरिया पर तो सबसे ज्यादा लाइट एकदम बड़ी तनी से न कमेगा, जेकरा वजह से यहाँ पे नॉर्वे है वही ध्रुवा पर एकदम, वहाँ रात एकदम होवे नहीं करता, वहाँ ज्यादा घंटा के लिए 4 घंटा के लिए ज्यादा ओकरा में कच्चे हो जाएगा। अब वहाँ का टाइमिंग सोचो, वहीं तो नहीं के भेद खाता बड़ी का तो रात सुतता है एकदम भोरे उठता है, रात हुए नहीं करेगा सुतो नहीं करेगा तैयार होता है कि नहीं। या फिर तो नहीं के जाता है बृहस्पति के भेज देता है, 9 घंटा के दिन रात दोनों हो जाएगा ना, ठीक रहेगा। 9 घंटा के दिन में 60 घंटा सोते जाएगा, अब फिर सोतेगा ये भगवान है ना। तब फिर तो नहीं के ठीक ना हो जाएगा, वो ग्रह ठीक ना है, शुक्र ग्रह पर भेज देते हैं, वहाँ पर एकदम सबसे ज्यादा, वहाँ एक दिन 365 दिन का होगा, यहाँ जब 300 साल भर बीतेगा तो वहाँ एक दिन बीतेगा, ठीक रहेगा। मतलब कि सूरज इतना धीरे धीरे घूमता है ना अपने आस पार कि जितना अपने घूमेगा उतना दिन में सूरजों के घूम जाता है। पृथ्वी एक दिन में जितना घूमता है उसका घूर्णन है, और सूरज के जितना दिन घूमता है उसका साल भर का परिक्रमण है ना। तो परिक्रमण करता है 365 दिन 6 घंटा कुछ मिनट, है ना, लेकिन घूर्णन करता है 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड में, 24 घंटा लगभग दिन रात कर देता है क्रम, लेकिन वो 365 दिन में अगर वो घूमे तो 365 दिन में एक चक्र लगाएगा, अब सूरज के भी एक चक्कर लगा लेगा, यानी कि साल भर भी उतने और एक दिन भी, है ना। तो उस तरह से तो बाकी हमने सब ज्योग्राफी छोड़ के इसको पढ़ा, तो चेहरा की तुलना करने में किसका उपयोग करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक सेल का। इस सेल का उपयोग अंतरिक्ष यात्रा भी करते हैं। और कुछ इसका उपयोग होता है ऋतु विज्ञान में, इसका दिन भर के कैसन मौसम रहेगा, साफ रहेगा कि बादल वाला रहेगा कि वर्षा होगा कि पानी होगा कि बिजली रहेगा, है ना, इस समय का उपयोग करते हैं, है ना। तभी तो देखता है तुरंत जैसे कुछ होगा तो नोटिफिकेशन अगले 3 घंटों में इतना जिला, गया जिला, पटना जिला, औरंगाबाद जिला में जोरों की बारिश और बिजली तड़कने की संभावना है। इस हम कोशिश से कर जाता है सेटेलाइट में उपस्थित रिले से हम सब कांटेक्ट करके काज कर लेते हैं, है ना। जैसे मोबाइल से कैसे देख लेते हैं कि कौन आदमी कहाँ है, हमारे ट्रेन कहाँ रुकल है, हवाई जहाज कहाँ पर आए थे, हमारे ऊपर से के वो हवाई जहाज अभी जाए थे, है ना, ये सब चेक कर लेते कि ना। तो इस हम रिले की सहायता से एक करवा देता है कुछ द्रव्य तरंग और डी ब्रोगली, द्रव्य तरंग और डी ब्रोगली, है ना। तो देखो द्रव्य तरंग और डी ब्रोगली क्या कहता है समझ, ठीक। तो कहता है ना कि प्रकाश तरंग के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश संबंधित अनेक घटना होते हैं, जैसे कि व्यतिकरण पढ़े थे, विवर्तन, ध्रुवन, इस सब की व्याख्या कर देता है, लेकिन कुछ घटना को नहीं करता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव इत्यादि तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या नहीं होता, है ना। इसलिए हम लोग प्रकाश को दोनों भाव जानते हैं कि ये तो तरंग भी है और कुछ है,
कण भी, ठीक। कण के रूप में परिवर्तन अपवर्तन के तो विक्षेपण के तो व्याख्या हो जाता है, लेकिन वही विवर्तन ध्रुवन, लेकिन ध्रुवन भी प्रकाश दिखाता है, ठीक ना। जिक्र से तो देखो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण अनवरत न होकर विकिरित होता है, अर्थात प्रकाश हो जाए छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, जिसे कुछ कहते हैं फोटोन। और यह प्रकाश की आवृत्ति भी हो तो फोटोन की एच ऊर्जा एच भी हो जाती है, जिसे एच कच कहते हैं प्लैंक नियतांक कहता है। इसका मान कितना होता है 6.62 गुण 10 के पावर 31 के 34 है -34, ठीक ना। आगे क्या कहता है, सभी घटनाओं का व्याख्या के लिए तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों आवश्यक होता है। इसलिए माना गया कि प्रकाश की कैसन प्रकृति है, द्वैत प्रकृति, अर्थात प्रकाश में कण के भी रूप है और तरंग के, दोनों के गुण उपराक्त। और जब दोनों के प्राप्त गुण रहता है तो उसे कथी कहते हैं, द्वैत प्रकृति, है ना। प्रकाश की इस द्वैत प्रकृति को देखते हुए फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुइस डी ब्रोगली ने 1924 में एक सिद्धांत प्रतिपादन किया कि द्वैत प्रकृति न केवल प्रकाश में होती है बल्कि द्रव्य के कण में भी होती है, द्रव के। और उसके अनुसार जब कोई द्रव कण जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन गतिमान होता है तो वह तरंग के भांति व्यवहार करता है ना। अर्थात इन्हें कुछ कहते हैं प्रकाश का द्वैत प्रकृति, चाहे तो द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत प्रकृति खाली प्रकाश में होता है नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे गतिमान कण में भी होता है ना। तो यही पर एक नियम निकाले जिसे हम लोग कच्ची कहते हैं, तो डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति का नियम, ठीक ना। एक बाद आता है यहाँ पे कच्ची डेविसन जर्मन का प्रयोग, किसका, तो पहले क्वेश्चन कुछ लिखो अभी बनाने के लिए, एक प्रयोग डेविसन जर्मन के प्रयोग, ठीक ना। हाँ तो देखो डी ब्रोगली के कच्चे बताए थे कि प्रकाश के द्वैत है, द्वैत प्रकृति है, यानी कि कण के रूप में भी रहता है और तरंग के रूप में भी रहता है, ठीक ना। इसको कच्चे के सत्यापन किए, डी ब्रोगली द्वारा सत्यापन हुआ द्वैत तरंग प्रकाश के सिद्धांत 1927 में, है ना। प्रयोग करते हैं डेविसन और जर्मन, कौन कौन, डेविसन और जर्मन। इन्होंने बताते कच्चे बताते हैं कि कहते हैं ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन के कण जी में बोरियस ऑक्साइड लेपेटिक टंगस्टन फिलामेंट एफ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह गर्म होकर के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने लगता है, गर्म होकर कौन निकाल लगता है, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों के संकीर्ण तथा समांतर किरण कैथोड सी तथा एनोड ए के बीच आरोपित विभव भी से त्वरित करके एक निकेल क्रिस्टल पर डाला जाता है, ओकरा कैसे मोड़ करके कैसे पड़ा जाता है, तो निकेल पर। तो निकेल के क्रिस्टल कैसे करता है, तो उसमें से परमाणु के इलेक्ट्रॉन सभी दिशाओं में प्रकीर्णन करता है, माने कि प्रकाश को कैसे करता है, फैला देता है, सभी दिशाओं में फैला देता है, ठीक ना। इस उपकरण को एक निर्वातिक प्रकोष्ठ में रखा जाता है और संसूचक वृत्ताकार पैमाने को घुमा करके एक निश्चित विभव के लिए प्रकीर्णन कोण और विभिन्न मानों के लिए प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरण कोण की तीव्रता माप लिया जाता है, और कितना तीव्रता से आ रहा है उसको कैसे कर लेता है, मेजर कर लिया जाता है ना। ये क्या कहते हैं, है ना। तो ब्रोगली के सिद्धांत पर एक में देखो कैसे बता देता। फिर और डेविसन और जर्मन के विभिन्न त्वरक विभव के प्रकीर्णन कोण फाई द्वारा और प्राकृतिक इलेक्ट्रॉन पुंज से तीव्रता आई द्वारा ग्राफ खींच जाता है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 4 गो ग्राफ दिखाई दे रहा होगा तो लोग, ठीक ना। एक में कच्चे तरंग दैर्ध्य के 44 वोल्ट पर कुछ अलग प्रकार से है, किताब में थोड़ा सा एक्यूरेट सही होगा, ठीक ना, नोट से थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा हो। अच्छा 48 वोल्ट पर कुछ अलग और 54 वोल्ट पर कुछ अलग और 60 वोल्ट पर अलग। सबसे मैक्सिमम जो है किस पर है, 54 वोल्ट वाला पर। फाई का मान कितना है 50, ठीक है। यहाँ पर देखता है कि प्राकृतिक किरण पुंज इलेक्ट्रॉन की तीव्रता फाई पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, फाई पर, ठीक है। और प्रत्येक त्वरित विभव के लिए ग्राफ जो है प्रकीर्णन फाई बराबर 50 डिग्री पर सबसे ज्यादा उभार होता है। 50 डिग्री पर देखो तो थोड़ा सा ज्यादा उभार है, उभार मैंने को थोड़ा सा लपान वाला दिले ना चित्र, वो बोले सबसे ज्यादा है, ठीक ना। और कहता कचे कि त्वरक विभव का मान बढ़ाने के लिए इसका उभार का आकार बढ़ता है, जैसे विभव का मान बढ़ाते हैं तो इसका आकार कैसे लगता है, बढ़ने लगता है, ठीक। यह परिभाषाओं के अनुसार से खत्म होता है। बाकी आता है कैसे ना सब क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव एकरा में काची करल है, समावेशित करल है, इसको ऑब्जेक्टिव को देख लेना है। और फिर कुछ क्वेश्चन भी रहेगा, जैसे कि देखो लघुत्तरीय, है ना। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की अवधारणा को किस सिद्धांत से समझाया था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव को अवधारणा से समझाया था। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे तो 1/2 mv² बराबर hv माइनस hv नोट, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स में सब समावेशित किया गया, ठीक ना। लघुत्तरीय भी प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कच्चे है आंसर। देहली आवृत्ति से अब क्या समझते हैं, देहली आवृत्ति कच्चे दिल है, काज फलन की परिभाषा देते, काज फलन की परिभाषा दिल है ना। डेविसन और जर्मन के प्रयोग का उद्देश्य बताइए, तो उद्देश्य बताना सब के क्वेश्चन कभी कच्चे करना नोट डाउन, ठीक ना। और यहाँ पर फिर और दिल होगा कच्चे, और कुछ क्वेश्चन भी होगा इसको ऑब्जेक्टिव, है ना। एक से कच्चे है और खत्म। यहाँ पर कुछ कुछ लघुत्तरीय अति लघु क्वेश्चन के भी आंसर रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पर पाठ कच्चे होता है, खत्म होता है, ठीक। एक ऑब्जेक्टिव देखो कितने ऑब्जेक्टिव है टोटल,
के ऑब्जेक्ट है टोटल? 21 को 10 को 11 को 21 को हाँ तो सबके याद करके आना है, क्वेश्चन आंसर बनाना, डाउट